Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Inamullah Choktai, your teacher in physics, and we have to discuss the topic RC and RL series circuits of the chapter number 16. So students, just before starting our topic, we have to discuss certain points that we have to keep in mind. And in these key points, we have to discuss the three main points. Number one, what is impedance? Number two, RC series circuits, and number three, the RL series circuit. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन पॉइंट हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। इम्पीडेंस क्या होता है, और आरसी सर्किट और आरएल सर्किट्स क्या होते हैं। आरसी और आरएल सर्किट्स से मुराद ये बनती है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है, उसमें हम रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा दें या रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को लगा दें, तो उस सर्किट में करंट और वोल्टेज का बिहेवियर ऐसा कैसा होगा, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, करंट कितना होगा, उस सर्किट की जहाँ पे हमने इन कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया उसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बनती है। तो ये हमारे की पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो आरसीसी सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट में फर्दर कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो कि हम लोगों ने, जो कि कॉमन होंगे, लेकिन दोनों टॉपिक्स में हम लोगों ने उनको डिस्कस करना है। और उनमें पहली बात है कि आरसी सर्किट या आरएल सर्किट क्या होता है। सेकंड, हमने इनकी फेज़र डायग्राम बनानी है, क्योंकि फेज़र डायग्राम में हम अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन टॉपिक में जो मेन टारगेट है, जो मेन थीम है, जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। The value of the voltage which such kind of the circuits are capable of providing, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके बाद हमने करंट की बात करनी है, और हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंडक्टेंस के हवाले से, इंडक्टिव रिएक्टेंस के हवाले से बात करनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द फेजर डायग्राम्स। तो हमने फेजर डायग्राम को डिस्कस करना है। हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की कैलकुलेशंस के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम फेज शिफ्ट देखेंगे बिटवीन द वी आर एम एस एंड द आई। क्या फेज शिफ्ट बनता है, क्या एंगल बनता है, कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। और इसके अलावा हम इम्पीडेंस डायग्राम के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इम्पीडेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एसी सर्किट्स में डिफरेंट जो है वो सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसमें रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, और उसमें जो है वो कैपेसिटर हो सकता है। तो इम्पीडेंस को डिफाइन करने में हम ये कहते हैं, जब एसी सर्किट में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट लगे हों, जैसे आर के साथ, कंडक्टर के साथ आपने रेजिस्टर के साथ आपने कैपेसिटर लगा दिया, या रेजिस्टर के साथ आपने इंडक्टर लगा दिया, या फिर आपने रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों कंबाइन कर दिए एक ही सर्किट के अंदर। तो इस किस्म का सर्किट ओवरऑल क्या अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द एसी, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट, जिसे कॉमनली रेजिस्टेंस बोला जाता है, तो वो क्या रेजिस्टेंस पोज करता है, हमने वो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। तो इम्पीडेंस के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि इम्पीडेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंसेस of the circuit that are having resistor, inductor and the capacitor. This combined effect of the resistance and the reactances basically is called impedance. इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। ये जो दो डायग्राम्स आपको दिखाई गई हैं, ये इम्पीडेंस डायग्राम्स कहलाई जाती हैं। अगेन ये रेजिस्टेंस, रिएक्टेंसेस की वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, और फिर हम इनको जो है इनका वेक्टर सम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द ओवरऑल रेजिस्टेंस और द पोजीशन इन द फ्लो ऑफ द करंट। और इम्पीडेंस को जी से ज़ाहिर किया जाता है, और जी की वैल्यू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के बराबर होती है। वी आर एम एस आप जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ये हमारे अप्लाइड वोल्टेज कहलाते हैं। मीन्स के जो कि दो या दो से ज़्यादा जो हमने सर्किट एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, उनका कंबाइन इफेक्ट होने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं वो वी आर एम एस कहलाते हैं। इसी तरह इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो आई आर एम एस होगी। यहाँ जो येलो बॉक्स में आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये बेसिकली एक फेजर डायग्राम है आर एल सर्किट के हवाले से।
इसको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। और इस तरह एक और डायग्राम दिखाई गई है जिसमें रेजिस्टेंस, जिसमें एक्सी क्या चीज़ होती है, हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर की अपोजिशन एंड द फ्लो ऑफ द करंट एक्सी कहलाती है। उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं या जस्ट रिएक्टेंस कहते हैं। और एक्सल क्या होता है, ये भी हम लास्ट प्रीवियस अपने टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सल बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टर एक्सल कहलाता है। तो इस डायग्राम में हमें एक्सल, एक्सी और आर तीनों दिखाए गए हैं, मतलब इन तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस को जी से ज़ाहिर किया जाता है। याद रखिएगा, इम्पीडेंस बेसिकली कंबाइन इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस of the resistor, reactance of the capacitor and the inductive reactance of the inductor, इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट इम्पीडेंस कहलाता है। आरसी सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं, इसमें तीन बातें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये सर्किट होता क्या है। आरसी सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस तरह ये आपको डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक रेजिस्टर है और इसमें एक कैपेसिटर है जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड जोड़ दिया गया है सोर्स के साथ। और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इस किस्म के सर्किट्स में करंट के फ्लो की डायरेक्शन एक होती है। जब करंट के फ्लो की डायरेक्शन एक होती है तो करंट की वैल्यू सेम कंसीडर की जाएगी फॉर बोथ ऑफ दी सर्किट एलिमेंट्स। और तीसरी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वी आर कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, वी सी कहलाता है। और इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा, जो नीचे आपको वी में नज़र आ रहा है, इसको हम वी आर एम एस कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी सर्किट डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आइडिया ये बनता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिव करंट फ्लो कर रहा हो और उसमें रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर को भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया जाए, तो ये आर सी सीरीज सर्किट कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाई गई है आर सी सीरीज सर्किट के हवाले से। और अगेन दोहराऊंगा, यहाँ पे तीन बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि एन AC circuit that is having a resistor and the capacitor in the series combination along with the circuit in which the AC is flowing, alternating current is flowing, is called RC series circuit. The second point is as the direction of the current is the same through such kind of the circuit, so the value of the IRMS would be the same for both of the components. और तीसरा पार्ट ये है कि these two components means the resistor and the capacitor are having different values of the voltages across the components, means VR और VC की values भी different होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इक्वेशंस रेड दिखाई गई हैं। इन इक्वेशंस को अपने जहन में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में जाके हमने इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करना है जब हम वेक्टर सम के हवाले से बात करते हैं। तो जहाँ पे वी आर लिखा गया है तो ये वी आर बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होंगे। और ये वी आर अगेन वही कंसेप्ट ओहम्स लॉ वाला, वी इज इक्वल टू आई आर मीन्स के वी आर की वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर के बराबर होगी। इसी तरह जब हम बात करते हैं वी सी की, तो वी सी से मुराद क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगेन कॉन्सेप्ट हमारा वही है, करंट इनटू अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट, जिसे कॉमनली इन केस ऑफ रेजिस्टर रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसको आई आर एम एस इंटू एक्स सी बोलूँगा और इसको आई आर एम एस ओवर ओमेगा सी लिखेंगे क्योंकि एक्स सी की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा सी होती है। ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब हम इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट की बात करते हैं तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट हम पाइथागोरियन थ्योरम कैलकुलेट करेंगे, हम आगे जाके पता डिस्कस करेंगे वी आर एम एस को, जो कि वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू बनती है। तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम की सेंस क्या बनती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेन एवर द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, the diagram that results is called the phasor diagram and this is called phasor representation of those alternating quantities। ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फेजर डायग्राम बेसिकली ये फेजर डायग्राम होगी आरसी सर्किट के हवाले से। अभी हमारा टोटल फोकस आरसी सर्किट्स के हवाले से होगा।
आर आर एल सर्किट्स को हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। और इस फेज़र डायग्राम में मैं सबसे पहले फेज़र डायग्राम एक नज़र आपको दिखा दूं कि फेज़र डायग्राम बेसिकली ये है जी, फेज़र डायग्राम। और अगेन व्हाट इज़ अ फेज़र डायग्राम? फेज़र डायग्राम से मतलब ये होता है कि ये जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको वेक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वी आर हमें दिखाए गए हैं, हमें वी सी का एक वेक्टर दिखाया गया है, हमें वी आर एम एस दिखाया गया है, और एक हमें एक और लेटर आप आई देख रहे होंगे हमें नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारी एक फेज़र डायग्राम है। हम किस सर्किट की बात कर रहे हैं? हम आरसी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। इसकी फेज़र डायग्राम बनाने में आप तीन बातें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा करंट को अलोंग द एक्स एक्सिस दिखाना है, और ये करंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस कंसीडर की जाती है। करंट की डायरेक्शन आई अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस कंसीडर की जाती है। याद रखिएगा, आई को हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस दिखाया जाएगा और ये एज अ रेफरेंस कंसीडर किया जाता है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि वी आर की डायरेक्शन भी तो आई की डायरेक्शन में है। मतलब इस आई वाली लाइन में देखें, आपको दो रेड एरोज नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट करें जो अगला एरो है रेड कलर का, वो करंट को डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, तो दूसरा आपको एरो दिखाया गया है वो वी आर की डायरेक्शन को दिखाता है। तो वी आर की डायरेक्शन भी आई की डायरेक्शन में है। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ द वैल्यूज आर अचीविंग देयर पीक एंड द मिनिमम एंड द नेगेटिव पीक वैल्यूज एट द सेम इंस्टेंस। तो इस तरह हम इनको इन फेस कहते हैं। तो वी आर को हमने आई की डायरेक्शन में दिखाया। इसी तरह वी सी की वैल्यू हमने वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई है। रेफरेंस लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, और ये वी सी जो है वो हमारा नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में बनता है। तो ऐसा हमने क्यों दिखाया? हम इससे पहले कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट 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 के मुकाबले में 90 के एंगल पे पीछे होते हैं। मींस वोल्टेज आर लैगिंग बिहाइंड द करंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट के मुताबिक हमने वीसी को डाउनवर्ड दिखाया है। तो आपने इस फेजर डायग्राम में जो कि आरसी सर्किट के लिए ड्रॉ की गई है, याद रखिएगा पहली बात हमने करंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिखाया, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। वी आर को करंट की डायरेक्शन में दिखाएंगे चूँकि वो इन फेस होता है, और वी सी चूँकि ये लैगिंग बिहाइंड बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है विद द करंट, तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाएंगे। और इस तरह जो है वो हमारे पास ये वी आर और वी सी की वैल्यूज़ दिखाई गई हैं इस फेजर डायग्राम में। और अब अगर वी आर और वी सी का हम वेक्टर सम ले लें, तो वेक्टर सम बेसिकली हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप वी आर को वी सी और वी सी को ऐड करेंगे, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने वी सी वैक्टर की टेल को वी आर के हेड के साथ जोड़ना है। लिहाजा हमें इसको एक और डायग्राम जो दी गई है यहाँ पे, हम यहाँ से इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, ये वाली डायग्राम, और ये BC जो था पहले वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा था। इस डायग्राम में देखें BC लेफ्ट हैंड साइड पे है, जबकि इस डायग्राम में मैं उठा के उसको लेके आया हूँ राइट हैंड साइड पे, ताकि वो VR के साथ हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो जाए। अब VR की टेल से लेके VC के हेड तक जो लाइन दिखाई गई है ये हमारी VRMS है, और ये हमारे जो एक कंबाइन इफेक्ट है VR का VC का, जो इस किस्म के सर्किट्स में टोटल वैल्यू होती है वोल्टेज की, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो फेजर डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, और फेजर डायग्राम के बाद हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो फेजर डायग्राम में हमें तीन बातें डिस्कस करनी थी। नंबर एक के जो करंट है दैट इज टेकन अलोंग द रेफरेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज टेकन एज रेफरेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, और सेकंड चीज़ ये है कि वी आर जो था दैट इज in phase with the current, so that's why it is also taken along the x-axis। और तीसरा पॉइंट क्या था? VC that was lagging behind the current by an angle of 90 degree, so it is represented in the phasor diagram vertically downward। इस किस्म के वर्ड यूज़ किए गए हैं, आप इसको पढ़ के देखिएगा। और ये हमारी फेजर डायग्राम के हवाले से बात हो गई। नेक्स्ट फेजर डायग्राम को एक और तरह से दिखाया गया है, अगेन सेम सेंस है, और यहाँ पे एक वेव फॉर्म भी दिखाया गया है। वेव फॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे, और ये जो वेव फॉर्म है बेसिकली हमें ये बताएगा कि हमारा करंट अगर लीड करता है
वोल्टेज के मुकाबले में, तो हमारा करंट कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे वो वोल्टेज उसको लीड कर रहा है, तो इसकी हम कैलकुलेशन जो है ना वो नेक्स्ट फेज में करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द VRMS। अभी बात कर रहे थे VRMS, इससे पहले डायग्राम में, सबसे पहले डायग्राम एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूं। इस डायग्राम में हमने बात की थी कि VC अक्रॉस कैपेसिटर, VR अक्रॉस रेसिस्टर, और जब हम V की बात करते हैं, VRMS की बात करते हैं, देयर इज़ अ कंबाइन इफेक्ट, देयर इज़ अ वेक्टर सम, देयर इज़ अ समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लेकिन इनकी समेशन एज जो है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या एज इन अरिथमेटिक जिसे हम करते हैं, समेशन वैसे नहीं होगी बल्कि वेक्टर सम होगा। सो VRMS के हवाले से अगेन हमें जो डायग्राम दिखाई गई है, इसमें दो वैल्यूज़ हैं, VR और VC, और अगर हम इसका वेक्टर सम लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हेड टू टेल रूल। और इस डायग्राम में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो है VRMS, जो कि इस डायग्राम में आपको हाइपोटेनस लग रहा है। VR की वैल्यू हमारी बेस है, VC की वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर है, लिहाजा आपके पास परपेंडिकुलर और जो है वो बेस है वो गिवन है, और हाइपोटेनस अपने फाइंड करना है। तो इसमें आप जो है वो पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरन थ्योरम जिसे हम मसला फिसागोरस कहते हैं। और आप जानते हैं पाइथागोरन थ्योरम में कॉन्सेप्ट क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेसिक आइडिया था जो कि हम यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर हम 2 में गालिबन हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इसी पाइथागोरन थ्योरम में अप्लाई करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और उसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बनती है, ये कैलकुलेशन आपको दिखाई गई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू द VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब VC की वैल्यू, VR की वैल्यू क्या बनती है, IRMS इंटू R, और VC की वैल्यू क्या बनती है, VC की वैल्यू क्या बनती है, याद रखिएगा मैं शुरू में बता चुका हूँ। VC की वैल्यू क्या बनती है, वो है IRMS ओवर ओमेगा C, क्योंकि VC था IRMS इंटू XC, और XC की वैल्यू होती है 1 ओवर ओमेगा C, तो VC की वैल्यू IRMS ओवर ओमेगा C बनती है। और इस सारे का स्क्वायर रूट आपको दिखाया गया है। इसमें IRMS अगर कॉमन ले लिया जाए और फिर IRMS को VRMS के नीचे डिवाइड कर दिया जाए, तो V बाय I हमारी रेजिस्टेंस बनती है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन इस केस में हम रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हैं दोनों कंपोनेंट का, तो Z को इम्पीडेंस बोला जाता है। तो यह इस तरीके से हम इसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने VRMS कैलकुलेट किया है, और VRMS हमारे अप्लाइड वोल्टेज हैं जो कि वेक्टर सम है VR और VC का। नेक्स्ट फेज शिफ्ट बिटवीन द करंट एंड द VRMS मीन्स, अगर हम ये देखें कि हमारे जो अप्लाइड वोल्टेजेस हैं वो हमारे करंट के साथ क्या रिलेशन रखते हैं, ये वही डायग्राम जो हम पीछे अभी देख चुके हैं। यहाँ पे हमने अब बात करनी है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के हवाले से अगेन राइट एंगल ट्रायंगल चैप्टर नंबर 2 याद करें, हमने वहाँ पे डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी, और वहाँ पे हमने कहा था टेन थीटा इज इक्वल टू द, सपोज अगर हमारे पास वेक्टर R है, कोई वेक्टर R है, तो उसके दो कंपोनेंट हैं, सपोज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स RY एंड द RX, और हमने अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो हम क्या इक्वेशन लगा रहे थे वहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू RY ओवर RY ओवर RX। तो यहाँ पे भी हमने वही कंसेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है VC, और हमारा बेस कौन सा है, X कंपोनेंट कौन सा बनता है, दैट इज VR। तो हम यही कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VC ओवर VR, VC की वैल्यू IRMS इंटू XC, और VR की वैल्यू IRMS R, IRMS से कट जाएगा, XC ओवर R, XC की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा C, सो टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R, ये हमारे थीटा की वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा कि करंट बेसिकली लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये फेज शिफ्ट था, एंगल था, फेज डिफरेंस था। आपने देखना है कि करंट और IRMS में क्या एंगल बनता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पीडेंस डायग्राम। हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर ली, हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और करंट के डायरेक्शन के हवाले से बात कर ली। अब हम जस्ट अगर इम्पीडेंस को देखना चाहें, सिर्फ इम्पीडेंस को देखना चाहें, रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करना चाहें, अपोजिशन एंड द फ्लो ऑफ द करंट को डिस्कस करना चाहें, तो हम उसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। अगेन, क्योंकि हम फेजर यूज़ कर रहे हैं,
अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ को वेक्टर के लिहाज से देख रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट वही होंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी भी पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, इम्पीडेंस डायग्राम। ये इम्पीडेंस डायग्राम दिखाई गई है। आप याद रखिएगा इम्पीडेंस डायग्राम से मतलब क्या बनता है। हम लोग ये अभी इस टॉपिक के शुरू में पढ़ चुके हैं कि इम्पीडेंस डायग्राम से मुराद ये होती है कि ऐसी डायग्राम जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट को ज़ाहिर करती है और फिर हम फाइनली उनका वेक्टर सम के हवाले से कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये हमें इम्पीडेंस डायग्राम कहलाती है, जिसके हवाले से हमने देखा। अच्छा, इम्पीडेंस डायग्राम ये हमारे आरसी सर्किट की, अगेन आपको बता दूं हम अभी उसी टॉपिक पे हैं, आरसी सीरीज सर्किट पे। तो आरसी सीरीज सर्किट में हमारी जो इम्पीडेंस डायग्राम बनती है वो आपको दिखाई गई है। अगेन करंट हमारा रेफरेंस लाइन पे है जो कि आपको हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है, क्योंकि जो वी आर था वो अलॉन्ग द करंट था, लेकिन यहाँ पे वी आर नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आर की बात करूंगा। रेजिस्टेंस को भी सेम डायरेक्शन में दिखाऊंगा एज दैट ऑफ आई, और एक्सी की वैल्यू चूंकि परपेंडिकुलर थी आई के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन ये वेक्टर सम दिखाया गया है। अगेन वही पाइथागोरन थ्योरम आप इस्तेमाल करते हुए जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम जी की वैल्यू पहले पीछे लिख भी चुके हैं। आप यहाँ पे अगेन अगर अप्लाई करना चाहें तो पाइथागोरन थ्योरम से हम जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर उस होल स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। और इस जी की जो डायरेक्शन है, जो फेस है विद द आई, हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अगेन वही कंसेप्ट होगा जो हम पहले कर चुके हैं टेन ऑफ थीटा के हवाले से। तो ये हमारी इम्पीडेंस डायग्राम है जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर एल सीरीज सर्किट। वही पॉइंट्स वही बातें होंगी जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहराता चला जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर एल सीरीज सर्किट? तो आप ये कहेंगे एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग रेजिस्टर एंड द इंडक्टर इन इट्स as its components in the series combination is called RL series circuit. Second point, as the current is flowing in the same direction, so the value of the IRMS is the same for both of the components. और तीसरी बात ये कहेंगे कि VR और VL की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। अगेन यहाँ पे भी हमें डायग्राम दिखाई गई है, VR की वैल्यू आपको अलग नज़र आएगी, VL की वैल्यू अलग नज़र आएगी। VR VL का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो V नीचे दिखाया गया है, जो कि VRMS है, जिसको अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं, एट्सेट्रा। और सेकंड जो है इसका सिंपल डायग्राम ये दिखाई गई है, जिसमें एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, अल्टरनेट सोर्स के साथ जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है। अगेन यहाँ पे भी इक्वेशन वही डाली गई हैं, ताकि ये इक्वेशन जब आगे जाकर डिस्कस हों तो आप इनको जहन में रखेंगे। 3 पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी आरसी सर्किट्स के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, वही 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। अगेन फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम किसकी है? ये फेजर डायग्राम है आर एल सर्किट की। और इस आर एल सर्किट में हमारा टारगेट क्या होगा, हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? ये फेजर डायग्राम बेसिकली हमें VRMS के बारे में बताएगी, अप्लाइड वोल्टेज के बारे में बताएगी। VRMS को हमने कैलकुलेट करना है इस फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम को कैलकुलेट करने में अगेन वही 3 कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, कि करंट को हम एज अ रेफरेंस लाइन अलोंग एक्स एक्सिस दिखाएंगे। हमें पता है कि VR रेजिस्टिव सर्किट में V और करंट इन फेज होते हैं। डायग्राम देख लें जी, डायग्राम इस पे दिखाई गई है, ये वाली। यहाँ आपको I जो है वो अलोंग द रेफरेंस दिखाया गया है, और VR इन फेस आई वो आई की डायरेक्शन में दिखाया गया है। और VL आपको पता है इंडक्टर वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टेज आर लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वोल्टेज आपको 90 डिग्री पे लीड करते हुए दिखाए गए हैं। ये हमारी डायग्राम है। उसके बाद फिर आप इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें हम बात करते हैं जी VR की, VL की और VRMS की, जो कि उसका वेक्टर सम है। अगेन आपने इसी डायग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। इस डायग्राम को यहाँ पे ज़रा इस ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में आपके वेक्टर VR और VL दोनों की टेल्स आपस में मैच करती हैं, लेकिन जब आपने इसका वेक्टर सम लेना होगा तो आप VL को उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ताकि VL की टेल VR के हेड के साथ कंबाइन हो जाए, जो कि ये हमारी डायग्राम बनती है। तो इस डायग्राम से हम अपने VRMS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने डायग्राम पहले डिस्कस की है, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये पॉइंट्स है कि जो करंट है इस टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके अलावा जो VR की वैल्यू है इन फेज
ड्यू टू इन फेस विद द करंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और फिर वी एल बिकॉज इट वॉज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो दैट्स वाई इट वॉज परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो फेजर डायग्राम ऑफ द आर एल सर्किट में आप ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपने फेजर डायग्राम को एक वेव फॉर्म की शक्ल में दिखाया, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। अगेन फेजर डायग्राम ऐसी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने के थीम बिल्कुल वही है जो हम पहले कर चुके हैं कि आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल पर आपने पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करना है, मसला फिसागोरस अप्लाई करना है, और उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगेन इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी। आपको पता है वी आर की वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर होता है, वी एल की वैल्यू आई आर एम एस इंटू एक्स एल होता है, और इन दोनों में से अगर आई आर एम एस को कॉमन ले लिया जाए तो वो बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में बाकी रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। आई आर एम एस को वी आर एम एस के नीचे लेके आ जाएंगे तो वी ओवर आई कंसेप्ट बनता है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट वाला, मीन्स रेजिस्टेंस वाला, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट है ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जी। तो हम इसको जी कहेंगे, और ये हमारी डायग्राम है जो आपको दिखाई गई है। Next, phase shift between the current and the voltage means the VRMS in case of the RL circuit। और ये जी आपको डायग्राम दिखाई गई है जिससे आप इसके थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज शिफ्ट को, फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं विच वन इज़ लीडिंग एंड विच वन इज़ लैगिंग बिहाइंड बाय दिस। और इस तरीके से अगेन हमारा थीटा को कैलकुलेट करने का कंसेप्ट वही है चैप्टर नंबर 2 वाला, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू द आर वाई ओवर आर एक्स। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, आपका परपेंडिकुलर वी एल है, आपका बेस क्या है, आपका बेस वी आर है, लिहाजा आप इसमें इक्वेशन लगाएंगे, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल ओवर वी आर, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। एक्सएल की वैल्यू चूँकि ओमेगा एल के बराबर होती है तो फाइनल आपके पास रिलेशन बनता है टेन इनवर्स इनटू ओमेगा एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर, ये आपका फाइनल रिलेशन बनता है। कंक्लूजन हमारा यही होगा कि इसमें फेज शिफ्ट मौजूद है, इसमें डिफरेंस मौजूद है, वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अगेन इम्पीडेंस डायग्राम, ये इम्पीडेंस डायग्राम है आरसी सर्किट के हवाले से, और अगेन सेम रूल होंगे, आप करंट को रखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, आर होगा करंट की डायरेक्शन में, और एक्सएल जो होगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होना चाहिए। उसके बाद अब आप इसको वेक्टर हेड टू टेल रूल के अंदाज में इसको आप जमा करेंगे, और अगर आप जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मसला फिसागोरस अप्लाई करेंगे जो कि पाइथागोरन थ्योरम कहलाता है। अगेन अगर आपने एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल के लिए भी सेम सेंस, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एल है, बेस हमारा आर है, तो एक्स एल ओवर आर हो जाएगा, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी इम्पीडेंस बिल्कुल एज जो है वी हैव डिस्कस अर्लियर इन केस ऑफ द आरसी, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एट द एंड एक कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन द आरसी एंड द आरएल इन द इम्पीडेंस डायग्राम्स, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे एक कंक्लूजन में हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि एक्सी और एक्सएल दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, क्योंकि एक्सी की जब हम बात करते हैं तो एक्सी इज़ दी लैगिंग बिहाइंड द आर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक्सएल की बात करते हैं दैट इज लीडिंग द आर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो एक्सएल और एक्सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। अब इसका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी इन दिस केस, what is the value of the z means what is the summation of these values of xc and the xl and the r, what is the resultant, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाके RLC सीरीज सर्किट में जाके या RLC पैरेलल सर्किट में जाके डिस्कस करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।